नमस्कार। मेरा नाम है अभय गुप्ता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल CIE क्लासेस पर। आज फिर मैं आपसे इंटरनेशनल अफेयर्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व घटनाक्रम के संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। आप जानते हो कि पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट जो आपका मध्य पूर्व वाला रीजन है, उस पूरे रीजन में काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता देखने को मिल रही है। चाहे वो इजराइल हमास का युद्ध हो, फिलिस्तीन का संकट हो, गाजा में संकट हो या फिर वर्तमान में लेबनान में और इजराइल का विवाद हो। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में सर्वाधिक अस्थिर क्षेत्र कौन सा है, तो आप तुरंत मुझे आंसर दोगे कि सबसे अस्थिर क्षेत्र है वो है मिडिल ईस्ट। आज मैं और आप इस टॉपिक पर थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं, जानने वाले हैं इस क्षेत्र में की राजनीति के बारे में, इस क्षेत्र के सामाजिक समूहों के बारे में और वर्तमान के संदर्भ में क्या क्या चीजें हैं। मैं एक एक करके सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए, मिडिल ईस्ट की राजनीति में ना दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। एक प्लेयर का नाम है ईरान और एक प्लेयर का नाम है सऊदी अरेबिया। कहने को दोनों ही इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक मतभेद दो देखने को मिलता है और यही मतभेद दोनों के बीच में विवाद का कारण बनता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये मतभेद क्या है। ये मतभेद है जहां सऊदी अरब सुन्नी इस्लामिक विचारधारा का प्रदर्शन करता है या उसका समर्थन करता है या उसको फॉलो करता है, तो वहीं ईरान शिया विचारधारा का समर्थक है, यानी कि वो शिया विचारधारा को मानता है। इन दोनों ही देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा अपने अपने वर्चस्व को स्थापित करने की लगी रहती है। मिडिल ईस्ट वाले क्षेत्र में अपने अपने हेजेमनी यानी कि वर्चस्व को स्थापित करने की लगी रहती है, जिसके कारण ये दोनों ही देश कुछ समूहों को समर्थन देते हैं और इन्हीं समूहों के चलते एक बड़ा संकट इस पूरे क्षेत्र में देखने को मिलता है। मैं और आप समझने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको एक बात समझनी चाहिए कि जो युद्ध फिलिस्तीन यानी कि हमास और इजराइल में हुआ था पिछले साल, वो अब लेबनान की तरफ क्यों मुड़ गया है। क्या रीजन है कि लेबनान और ईरान की तरफ भी इसकी होने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे रीजन है एक समूह, एक ग्रुप, एक अनौपचारिक संगठन जिसका नाम है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है क्या। देखिए, 1980s में 1980 में ईरान के द्वारा अपने मिडिल ईस्ट में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कुछ समूहों को बढ़ावा दिया गया या कुछ समूहों के निर्माण की बात की गई। और ये समूह थे जैसे फिलिस्तीन में हमास, जो एक आतंकी संगठन है जिसका सीधा सीधा समर्थन ईरान करता है। दूसरा, लेबनान में हिजबुल्लाह। तीसरा, यमन में हूती समूह। हूती समूह कुछ दिन पहले बहुत न्यूज में आए थे जब उन्होंने लाल सागर में इजराइल के कई सारे जहाजों को अगवा कर लिया था, हाईजैक कर लिया था और उन पर कंट्रोल कर लिया था। तो मैंने क्या बोला, दोबारा बोल रहा हूं। सबसे पहले मैंने बोला फिलिस्तीन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती समूह। ये इसके अलावा इराक और सीरिया में भी इनके आतंकी समूह या फिर आप कह सकते हो संगठन देखने को मिलते हैं जो शिया विचारधारा का समर्थन करते हैं। इन्हीं समूहों को किस नाम से जानते हैं? इन्हीं समूहों को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। इन्हीं समूहों को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की संज्ञा दी जाती है, जो हाल में ही काफी ज्यादा न्यूज में है। यही एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की वजह से जो वॉर इजराइल और हमास के बीच में शुरू हुआ था फिलिस्तीन को लेकर, जब हमास ने 5000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे, तो बदले में इजराइल ने हमास को खत्म करने का निर्णय लिया, उनको बिल्कुल समाप्त करने का निर्णय लिया। तो हुआ क्या, हमास और इजराइल की लड़ाई धीरे धीरे लेबनान में पहुंच गई है और कल पिछले 2 दिनों में लगातार इजराइल क्या कर रहा है, बमबारी करते जा रहा है लेबनान के ऊपर, जो कि संकट का कारण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, और इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इन सब के लिए जिम्मेदार है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो मैंने बताया 1980s में ईरान के द्वारा किसके लिए, अपने मिडिल ईस्ट में वर्चस्व स्थापित करने के लिए इसको गठन को बढ़ावा दिया गया, जिसमें ईरान की जो फोर्सेस हैं जिनका नाम क्या है, जिन्हें रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इनके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यही पूरा रीजन है कि ये संकट लगातार बढ़ता जा रहा है।
अब ध्यान से सुनिए, आखिर इस रेजिस्टेंस यानी कि मैं जो बात कर रहा था जिस ऑर्गेनाइजेशन की, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, इसको क्यों बनाया गया था, ईरान ने क्यों बनाया? एक तो मिडिल ईस्ट में वर्चस्व स्थापित करने के लिए, दूसरा अमेरिका और इजराइल को नियंत्रित करने के लिए, अमेरिका और इजराइल को नियंत्रित करने के लिए यहां पे बनाया गया। अब मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाहता हूं कि इस पूरी घटना में अमेरिका कहां पर ठहरता है या अमेरिका कहां दिखाई देता है। तो आप बताओगे कि अमेरिका की विदेश नीति की तरफ से, अमेरिका के विदेश मंत्री या विदेश जो भी हैं, उनकी तरफ से हाल में ही कहा गया कि हम इस पूरी वॉर पर निगरानी रख रहे हैं और इस वॉर में हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाल में ही मीडिया के हवाले से यह खबर आई है कि अमेरिका ने बड़ी मात्रा में इजराइल को क्या मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर की आर्थिक सहायता दी है, जो ये दिखाता है कि इस पूरी कहानी में इजराइल का अगर कोई खुल के समर्थन कर रहा है तो वो है अमेरिका, जिसके कारण ये वायलेंस लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार चीजें खराब होती जा रही हैं पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में। और आज मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे अस्थिर, असंतुलित और सबसे ज्यादा विवादात्मक क्षेत्र बनकर रह गया है, जिसमें ये लड़ाई काफी समय से चलती जा रही है और आने वाले समय में भी ये संभावना है कि लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। अब एक बात समझने की कोशिश करिए कि हाल में ही क्या हुआ है। हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर थे, पहले हमास के टॉप कमांडर को मारा इजराइल ने। आज न्यूज आ रही है, कल भी और आज भी न्यूज आ रही है कि आज हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को एयर स्ट्राइक में इजराइल ने मार गिराया है। क्या टॉप कमांडर को मारने के बाद इजराइल यहां पर रुकने वाला है? तो आंसर है नहीं, अभी भी इजराइल यहां रुकने वाला नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या है, इजराइल इस विजन पे काम करता है कि दुनिया में यहूदियों का एकमात्र देश है। ऐसे में अगर ये सारे के सारे इस्लामिक कंट्री उसके विरोध में हो जाएंगे तो उनके लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए वो अपनी सीधी सीधी रणनीति पर काम करते हैं कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, करो या मरो की नीति पर काम करते हैं, जिसके कारण वो किसी भी कीमत पर किसी भी संगठन, किसी भी देश की कोई बात नहीं सुनते और ऐसा ही आजकल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इजराइल के जो नेता हैं, जो उनके प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू का मानना है कि वो एक ग्रेटर इजराइल का निर्माण करेंगे। और ग्रेटर इजराइल का मतलब है वो कई देशों के भूक्षेत्र को अपने अंडर मिलाएंगे, जिसमें जॉर्डन है, सीरिया है, फिर आपका इराक है कुछ हिस्सा, ईरान का भी कुछ हिस्सा है, टर्की का भी कुछ हिस्सा है। इन सबको मिलाकर वो ग्रेटर इजराइल का निर्माण करना चाहते हैं, जो कि अपने आप में उनका विजन है। अभी हाल में ही नेतन्याहू ने अपना भाषण दिया यूएनओ की जनरल असेंबली में। आप लोग जानते हो कि जनरल असेंबली की अभी मीटिंग चल रही है, भारत के प्रधानमंत्री ने भी भाषण दिया, सब ने भाषण दिया, इवन बांग्लादेश के जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनिस, उन्होंने भी भाषण दिया। तो हाल में ही जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भाषण दिया तो उनका काफी देशों ने बाइकआउट भी किया, लेकिन उनका साफ साफ विजन वहां पर उन्होंने दिखा दिया कि वो अपने लोगों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी भी हद तक बढ़ावा दे सकते हैं। और ऐसे ही ये युद्ध अभी भी आगे चलने की संभावना है। अब ऐसे में इस युद्ध को तुरंत, क्योंकि देखो कुछ भी हो, युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतनी ही जान माल की हानि होगी। तो ऐसे में यूएनओ, इसके अलावा अन्य विश्व के संगठन, विश्व की शक्तियां और जो P5 कंट्रीज हैं, वो इस युद्ध को रुकवाएं, बातचीत से सॉल्यूशन निकलवाने की कोशिश करें, जिससे कि इसमें जान माल और हानि की कम से कम हानि हो, कम से कम लोगों को नुकसान हो। क्योंकि ओवरऑल युद्ध चाहे कैसा भी हो, हानि मानव को ही उठानी पड़ती है, उसके संसाधनों को ही उठानी पड़ती है, उसके परिवारों को ही उठानी पड़ती है। तो ये थी पूरी घटना मिडिल ईस्ट की, जिसके कारण लगातार ये पूरा क्षेत्र एक विवादित क्षेत्र, अस्थिर क्षेत्र बनता जा रहा है। आप इस क्षेत्र के बारे में और क्या जानते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस पर मैं और आगे क्लासेस लेता रहूंगा, वीडियो लाता रहूंगा। तब तक आप देखते रहिए, ऐसे ही पूरे वीडियोस देखिए, अच्छे से अच्छे कमेंट करिए और इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मिलता हूं आपके साथ ऐसी नई क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।